नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी भारत के उस राज्य की जो सबसे पढ़ा लिखा माना जाता है, उस राज्य की सरकार की जिसे सेक्युलर सरकार की संज्ञा दी जाती है। बात उस जगह की जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। बात उस राज्य की जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है, लेकिन पूरा मीडिया इस मुद्दे पर चुप है, जबकि उस राज्य की जनसंख्या यूपी से आधी भी नहीं है। भारत का दक्षिणी छोर पर बसा राज्य केरल एक ऐसा राज्य जहां की साक्षरता सबसे ज्यादा है। यहां वामपंथ और कांग्रेस की सरकार है, शायद इसीलिए इस राज्य की सरकार को सेक्युलर सरकार कहा जाता है। लेकिन इसी राज्य में आए दिन बीजेपी और आरएसएस नेताओं की हत्या होती है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है, हजारों हिंदुओं को क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म अपनाना पड़ता है। लेकिन ये सेक्युलर राज्य और सरकार है क्योंकि यहाँ वामपंथी और कांग्रेस की सरकार है। बात 19 दिसंबर की है। ये खबर हमने आपको दिखाई थी कि केरल के अलप्पुझा में कैसे एक बीजेपी नेता की हत्या चाकुओं से गोद कर दी गई थी। इस घटना की जांच एसआईटी कर रही थी। वहीं एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की प्रदेश इकाई के सचिव रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के कुछ घंटे पहले ही एसडीपीआई के प्रदेश सचिव केएस शान पर जानलेवा हमला हुआ था, जिनका इलाज के दौरान अस्पताल में निधन हो गया। अब इस मामले में एसआईटी ने खुलासा किया है कि शान की मौत के कुछ घंटों बाद ही सुबह कुछ हमलावरों ने रंजीत श्रीनिवासन की हत्या उनके घर में घुसकर कर दी थी। पुलिस ने यह भी कहा कि शान की हत्या का बदला लेने के लिए श्रीनिवासन पर घातक हमला किया गया, क्योंकि एसडीपीआई के कार्यकर्ता शान की हत्या से गुस्से में थे और उनका मानना था कि आरएसएस या बीजेपी के नेताओं ने ही शान की हत्या कराई है और इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने बीजेपी नेता श्रीनिवासन की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद 5 आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि इस वारदात में कुल 6 लोग शामिल थे। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी एसडीपीआई के कार्यकर्ता हैं। अब सवाल उठता है कि ये एसडीपीआई है क्या, इस संगठन की पूरी कुंडली क्या है? तो आपने पीएफआई का नाम जरूर सुना होगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। जी वही पीएफआई, जो एक इस्लामिक संगठन है, जो सिमी जैसे आतंकी संगठन का राजनीतिक चेहरा था, जिसका काम है लव जिहाद करना, जिसका काम है हिंदुओं की हत्या करना और अंततः इस्लामी राज्य कायम करना। पीएफआई का नाम जब सिमी जैसे आतंकी संगठन से जुड़ा और इसे लेकर विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया तो सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। अब उसी पीएफआई के लोगों ने नए राजनीतिक संगठन का निर्माण किया है और उसका नाम दिया है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई। अब चूंकि देश के हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो इनके संगठन को यहाँ फलने फूलने का मौका नहीं मिला। तब इन्होंने अपना ठिकाना बनाया केरल, और केरल में आजकल इस संगठन की तूती बोल रही है क्योंकि वहां वामपंथ और कांग्रेस की सेक्युलर सरकार है। अब एक बार फिर लौटते हैं श्रीनिवासन हत्याकांड पर। इस केस की जांच कर रही एसआईटी का नेतृत्व कर रहे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर विजय सखारे ने कहा कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए और इस प्रकार के अपराध भविष्य में होने से रोकने के लिए जिले में कई स्थानों पर छापे मारे गए हैं और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस घटना के बाद केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बीजेपी नेता की हत्या को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि अगर एसडीपीआई नेता की हत्या के बाद पुलिस ने उचित कदम उठाए होते तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। श्रीनिवासन की हत्या एसडीपीआई नेता की हत्या के बाद राज्य सरकार और पुलिस द्वारा एहतियाती कदम उठाने में विफलता का परिणाम है। मुरलीधरन ने यह भी कहा था कि उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता की हत्या के पीछे इस्लामी आतंकवादी समूह का हाथ है। ये पहली घटना नहीं है। कुछ हफ्ते पहले भी एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की गई थी। राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की थी। वे इस्लामी आतंकवादियों के साथ नरम रुख अपनाते रहे हैं, जिससे उन्हें और अधिक हिंसा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहा है। केरल भारत का एक ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है, लेकिन यही केरल अब लाल सलाम का गढ़ बनता जा रहा है।
केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF की सरकार है। पिनरई विजयन सीएम हैं, लेकिन केरल में अलग ही स्थिति है। आए दिन वहां बीजेपी और RSS कार्यकर्ताओं की हत्या की खबरें आती हैं। एक बार फिर बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या से केरल में हड़कंप मचा था। साथ ही SDPI नेता की हत्या के तुरंत बाद बीजेपी नेता की हत्या इस कहानी की लकीर सीधी खिंच गई थी। 19 दिसंबर को केरल के अलप्पुझा में 12 घंटे के भीतर 2 नेताओं की हत्या के बाद से सनसनी फैल गई थी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI और भारतीय जनता पार्टी के 2 राज्य स्तरीय नेता को मौत के घाट उतार दिया गया था। हत्या के बाद से तनाव का माहौल था, जिसके चलते इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। रविवार की सुबह SDPI नेता शान पर उस समय हमला किया गया जब वो अपने स्कूटर पर मन्नाचेरी में घर लौट रहे थे। पुलिस ने कहा था कि एक कार में आए हमलावरों ने पहले उसके 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी और नीचे गिरने पर उन पर कई बार चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित को कई फ्रैक्चर और सिर में चोटें आईं और बाद में एर्नाकुलम के एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। इस घटना को अभी कुछ घंटे ही बीते थे कि भाजपा के ओवैसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की हत्या उनके घर के सामने ही कर दी गई, जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उन्हें भी चाकुओं से ही गोदा गया था। इस घटना में कुल 6 लोग शामिल थे, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल था। इस घटना ने न केरल सरकार के माथे पर पसीना ला दिया। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने अलप्पुझा में 2 राजनीतिक हत्याओं की निंदा की थी और कहा था कि सरकार किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देगी। ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI की राजनीतिक शाखा SDPI ने हमले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की संलिप्तता का आरोप लगाया था, लेकिन RSS के जिला नेताओं ने किसी भी भूमिका से इनकार किया। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया था कि उसके नेताओं की हत्या सरकार करा रही है और झूठी निंदा हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने CPM के नेतृत्व वाली केरल सरकार पर भगवान की भूमि को जिहादियों के लिए स्वर्ग में बदलने का आरोप लगाया था। केंद्रीय मंत्री V मुरलीधरन ने भी इन हमलों की निंदा की। उन्होंने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को टैग करते हुए ट्वीट किया था, केरल में गुंडा राज ने एक और बेशकीमती जान ले ली। CPIM शासित राज्य हत्या के मैदान में बदल रहा है। कोई कानून व्यवस्था नहीं है, नागरिकों की कोई सुरक्षा नहीं है, हत्यारे सुरक्षित फरार हैं। काफी शर्मनाक। Today morning, the secretary of BJP Morcha, Advocate Ranjit Srinivas, was killed. The assailants barged into his house early morning and stabbed him. That information I have received. This is the handiwork of the Islamic terrorists. Is the information that coming from Al. This is not just incident of a few weeks ago. BJP worker was killed in court. But Kerala government has not taken the required action. Such event is okay. Instead, state government has taken a soft stand with the Islamic terrorists, which has told them to indulge in violence. So I did the statement, stringent act against the perpetrators of the events, those are involved in conspiracy, and put down the terrorists with an iron hand. वहीं SDPI पार्टी प्रमुख MK फैजी ने ट्वीट किया था कि ये राज्य में सांप्रदायिक हिंसा पैदा करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के लिए संघ परिवार के एजेंडे का हिस्सा है। RSS आतंकवाद की निंदा करे। केरल पुलिस का उदासीन रवैया RSS का मंसूबा बढ़ाने वाले कदम के रूप में कार्य करता है। केरल में ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और RSS कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा चुकी हैं और उस वक्त CM से लेकर सरकार तक सभी चुप रहते हैं। सवाल ये है कि केरल को काला करने की साजिश कौन रच रहा है? अगर यही हत्या किसी बीजेपी शासित राज्य में हुई होती तो अब तक पूरा सेक्युलर गैंग बिलबिला रहा होता। यही नहीं, अब ये 5 नमूने जो गिरफ्तार हुए हैं उन्हें बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।